हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 12th साइंस मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैट्रिक्स। ओके, और इसका जो बोर्ड में वेटेज है 6 मार्क का बोर्ड में वेटेज है। ओके, इसका कितना वेटेज है? 6 मार्क का बोर्ड में वेटेज है। और इसमें ना मोस्टली मैंने जहाँ तक एनालाइज किया पेपर को, एक ना 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन 4 मार्क का पूछा है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का पूछ लेता है और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चांसेस कुछ भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है 4 और 2 मार्क का ऐसा एक पैटर्न है। लेकिन हमको उसी हिसाब से चलना नहीं, हमको ऑल मतलब हर चीज के लिए रेडी रहना है। ओके, तो आज का जो न्यू चैप्टर है हमारा क्या है? दैट इज मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स हम लोग अगर आपने 11th में सीखा है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं सीखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 11th के जितने भी कंसेप्ट है, बेसिक्स जितने भी कंसेप्ट है, सब मैं यहाँ पे आपको बता के देने वाला हूँ। ये कंसेप्ट आपको MST CET JEE हर जगह आपको यूज होने वाला है। ओके, तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना है। मैं बेसिक से बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स बताऊंगा, फिर क्या क्या है, सब चीज टू चीज बताऊंगा। फिलहाल जो हम लोग 12th में सीखने वाले हैं, हाँ 12th में सीखने वाले हैं वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मेथड, कॉलम मेथड और एडजॉइन मेथड, ये 3 मेथड होता है। उसके बाद आता है इसका एप्लीकेशन इन्वर्जन और रिडक्शन। ओके, ये 5 चीज हम लोग सीखने वाले हैं और वो चीज़ों को सीखने के लिए आपको पूरे बेसिक्स को आना बहुत जरूरी होता है। ओके, इसके लिए मैं पहले आपको पूरे बेसिक दूंगा 11th और 12th दोनों का मिला के, कि भाई आपको एक भी बेसिक कम नहीं पढ़ना चाहिए। मगर अगर आपने 11th में नहीं सीखा है तो भी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट 12th में सीखिए तो भी आपको लगेगा नहीं कि यार ये तो हमने 11th में सीखा ही नहीं। आपको ऐसा फील कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग टू एंड तक अच्छे से वॉच करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है अभी? दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, या तो मैट्राइसेस भी इसको बोलते हैं। ओके, मैट्राइसेस ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो देखिए डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। तो कुछ इस तरीके का होता है रेक्टेंगुलर शेप। देख लीजिए ये रेक्टेंगुलर शेप है और इसके अंदर क्या रहेंगे? आपके कुछ वैल्यूज रहेंगे। ओके, इसके अंदर क्या रहेंगे? एलिमेंट्स रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ m इंटू n। जो ये m है ना, m नंबर ऑफ रो होते हैं, n होता है नंबर ऑफ कॉलम। ओके, m क्या होता है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, देखिए जिसमें कि यहाँ पे मैं लेता हूँ A11 A12 A21 A22। ओके, तो देखिए ये 4 एलिमेंट है। देखिए ये आपका होता है रो, ये होता है आपका कॉलम। जो ऐसा खड़ा रहता है ना खंबा, खंबे को कॉलम बोलते हैं। जो ऐसा लेटा रहता है, सोया रहता है ना, उसको रो बोलते हैं। वर्टिकल रहेगा तो रो नहीं, वर्टिकल रहेगा तो कॉलम, और हॉरिजॉन्टल रहेगा तो रो। वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो। हाँ, खड़ा है तो कॉलम, सोया है तो रो। इस तरीके से आती है। हाँ, खड़ा है कॉलम, लेटा है तो रो। ये हो गया। इसको एक चीज और बोलते हैं I एंड J। क्या बोलते हैं? I एंड J। I का मतलब भी क्या होता है? रो होता है। J का मतलब क्या होता है? कॉलम होता है। ओके, ये याद रखना है। M का मतलब भी रो, यहाँ पे तो मैं वो भी लिख दूँ M और N। M और I मतलब होता है रो, और L और J मतलब होता है कॉलम। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया। क्या रहेगा? इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक आयताकार शेप रहेगा, और उसमें क्या रहेगा? सभी के सभी वैल्यू इनबिल्ट रहेंगे, मतलब उसके अंदर वैल्यूज रहेंगे लाइक दिस। ओके, अब आता है और एक यहाँ बता दो, ये 2x2 का नहीं, ऐसा 3x3 का भी हो सकता है। मतलब 3 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13। देखिए पहले ही रो है लेकिन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, फिर A21 A22 A23। देखिए सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फिर आता है लास्ट वाला A31 A32 A33। देखिए ये आपका कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये जगह रो 1 रो 2
रो 3। ओके, ऐसा जो सोया रहेगा वो रो होता है और जैसा खड़ा रहेगा उसको कॉलम बोलते हैं। इस टाइप हो सकता है, इस टाइप हो सकता है। ओके, ये हो गया आपका मैट्रिक्स का डेफिनेशन। देखिए ये जो शेप दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर शेप है, इसके अंदर सब वैल्यू इनबिल्ट है, इसके अंदर सब वैल्यू है। ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला आता है रो मैट्रिक्स। रो मीन्स क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रो ही होगा, एक भी कॉलम नहीं होगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3, देखिए रो है 1 2, ये भी क्या है, रो है। सिर्फ और सिर्फ रो में ही वैल्यू रहेगा, कॉलम में कुछ नहीं रहेगा, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं सेकंड कॉलम में। अब इसमें पता चल गया है आपको, जैसे रो मैट्रिक्स था तो सिर्फ रो में वैल्यू था, कॉलम मैट्रिक्स है तो सिर्फ कॉलम में वैल्यू रहेंगे। देख लीजिए A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ इस तरीके से आपको क्या रहेंगे, कॉलम में मैट्रिक्स रहेंगे। और ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ही लिखना है बॉक्स के अंदर, ऐसा ऐसा करो तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैट्रिक्स का मतलब आपको रेक्टेंगुलर शेप ही बनाना है। देखिए रो मैट्रिक्स में सिर्फ सोया हुआ वैल्यू रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या रहेंगे, खड़े वैल्यू रहेंगे। देख लीजिए अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिख लो आप, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम की। ओके, यानी कि m किसके इक्वल टू है, n के। m मतलब रो, n मतलब कॉलम। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप ऐसा 1 2 3 4। देखिए 1 2 1 2, ये हो गया R1 R2 C1 C2, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू n, तो m क्रॉस n लिखते हैं मोस्टली, यहाँ पे m क्रॉस n लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूँ, अब क्या 3/3 का लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। देखिए ये हो जाएगा R1 R2 R3 C1 C2 C3। यहाँ पे m क्रॉस n बोथ क्या है, सेम है। नंबर ऑफ रो कितने 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3। याद रखना, हाँ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने लिखा नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3 रो है 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब आता है डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4, यहाँ पे 5। डायगोनल्स ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल में आपके वैल्यू रहेंगे। देखिए यहाँ पे 1 0 0 4, देखिए ये क्या है, आपका डायगोनल दिखा ना, सिर्फ और सिर्फ इस डायगोनल में मैट्रिक्स रहेंगे, अदर वैल्यू क्या रहेंगे, 0। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक और लेता हूँ मैं 3/3 का 4 0 0 0 9 0 0 0 माइनस का 8, कुछ भी नंबर रहेगा तो ध्यान देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये होता है आपके डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पे सिर्फ क्या हो, डायगोनल्स में वैल्यू हो, अदर वैल्यू क्या हो, 0 होना चाहिए। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं जहां पे सिर्फ डायगोनल्स में वैल्यू होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0। और डायगोनल्स में कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। मैं लेता हूँ स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। स्केलर का मतलब क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। 2 0 0 2, डायगोनल में क्या रहेंगे, हमेशा वैल्यू आपके सेम रहेंगे, डायगोनल वैल्यू क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डायगोनल वैल्यू सेम दिख रहा है आपका, ये इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मीन्स क्या होता है, जो डायगोनल का जो वैल्यू रहता है ना वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू रहेगा, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों हो सकता है। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या स्केलर मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ स्केलर मतलब क्या होता है, डायगोनल में वैल्यू रहेंगे, बाकी सब गायब रहेंगे, लेकिन डायगोनल का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए डायगोनल में वैल्यू है, बाकी सब 0, बट क्या है, डायगोनल में सभी की सही वैल्यू सेम है। बट यहाँ पे ध्यान देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में सही वैल्यू सेम नहीं होते हैं, सभी वैल्यू सेम नहीं होते, लेकिन यहाँ पे सही वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं।
अब इसके बाद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ इसी तरीके से होता है। यहाँ पे 1 0 0 1, एक और लेता हूँ 3/3 का 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, आइडेंटिटी दिख रहा है। आइडेंटिटी में डायगोनल में कंडीशन है कि क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अब ये तीनों में कंफ्यूजन होते हैं बच्चे अक्सर, आपको कंफ्यूजन नहीं होना, तुम ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ वापस है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके डायगोनल में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, मे बी पॉजिटिव हो सकता है तो मे बी नेगेटिव हो सकता है, ओके, या तो दोनों मिक्स हो सकता है। ये हो गया आपका डायगोनल। फिर आता है स्केलर में। स्केलर में क्या रहेगा, जो डायगोनल में वैल्यू तो रहेगा बट क्या रहेंगे, सभी के सभी सेम रहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे सब में -5 2 2 सेम है, सब वैल्यू सेम रहेंगे, जो यहाँ पर रहेगा वही तीनों जगह है, ओके। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कंडीशन है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ भी रहा तो डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये क्या नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कंडीशन है कि उसके डायगोनल में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ओनली 1। बट यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और कंडीशन बनता है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो ऐसे डायरेक्ट लिखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 भी है 5 भी आ रहा, बट यहाँ पे कंडीशन क्या, ओनली 1 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे 1 आएगा तो ये स्केलर हो जाएगा, ओके। देखिए ये 1 1 है, एक तरह का स्केलर भी है ये, क्योंकि 1 1 क्या सेम ही है ना, सेम तो स्केलर में भी चाहिए था। तो जब सेम रहेगा तो हमारा स्केलर भी रहेगा, ओके। लेकिन अगर सभी का सभी 1 है, सभी वैल्यू कितना है, 1 है, तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना। अब आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर देख लेते हैं। 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 और 0 कुछ भी लो। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या था मालूम है, डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल, डायगोनल के देखो ट्रायंगल बना, डायगोनल के नीचे वाला ये होता है आपका अपर ट्रायंगुलर। क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल के नीचे वाले को क्या करना है, तीनों वैल्यू क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, तीनों वैल्यू क्या रहेंगे, 0। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। अगर जो ये तीनों वैल्यू 0 रहा तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ध्यान से क्या, डायगोनल के अगर जो नीचे का तीनों वैल्यू 0 हो तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल के ऊपर वाला तीनों वैल्यू 0 है तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल में कुछ भी वैल्यू रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डायगोनल के नीचे अगर ये तीनों वैल्यू 0 है इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल के ऊपर वाले तीनों वैल्यू 0 इसको लोअर ट्रायंगुलर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर। अगर इसमें समझना तो ऐसे समझ सकते हो। देखिए डायगोनल के नीचे वाला सही वैल्यू 0 है, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल के ऊपर वाला 0 है तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। ये हो गया। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आपको पता रहेगा कि भैया क्या रहेगा, एग्जांपल में ले लेते हैं। इसके अंदर सही वैल्यू क्या रहेगा, 0 0 0। इसके अंदर सही वैल्यू क्या रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये होता है आपका जीरो मैट्रिक्स। इसको एक और नाम है नल। जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब देखिए इसमें कि आपका मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना तो क्या जाएगा, ए ये मॉड में हो गया इज इक्वल टू, इसको भी मॉड में ले लेंगे 1 2 3 4। ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है डिटरमिनेंट में, फिर आप इसको सॉल्व करो। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। डिटरमिनेंट आपने क्लास 10th में सॉल्व किया है, क्लास 11th में भी आपका एक चैप्टर डिटरमिनेंट है और मैट्रिसेस भी उसी में सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं उससे क्रॉस वाले से, यानी कि 1 × 4 बीच में हमेशा माइनर, सेकंड वाले को उससे क्रॉस से 2 × 3 4 1 4 -6 यानी कि -2 आ रहा है। ये है आपका आंसर। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का ये है आपका आंसर। ओके,
ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो भी आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको क्या करना पड़ता है, हमको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। आफ्टर कन्वर्टिंग दी मैट्रिक्स टू डिटर्मिनेंट देन वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप। ओके, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना, नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, जो आपने 11th में किया है और 10th में भी, 10th में आई थिंक ये था, फर्स्ट चैप्टर में था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 1.3 में था, तो आपने वहाँ पे भी डिटरमिनेंट सॉल्व किया था, बट वहाँ पे सिर्फ 2/2 का था, बट यहाँ पे हम लोग 3/3 का सॉल्व करने वाले हैं। ओके, कितने का, 3/3 का। हमने 11th में ऑलरेडी सब सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं भी किया तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अच्छे से एक एक चीज देखेंगे। तो ये हो गया है हमारा, देखिए हमने जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा उसके टाइप्स देख लिए। ओके, पहला था डेफिनेशन में क्या होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप हो गया। रो मैट्रिक्स में सिर्फ क्या रहेंगे, रो रहेंगे, कॉलम नहीं रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली कॉलम रहेंगे, रो नहीं रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगे, अदर वैल्यू क्या रहेंगे, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा, डायगोनल में वैल्यू रहेंगे लेकिन सभी के सभी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है कि सभी वैल्यू क्या रहेंगे, वन ही रहेंगे। जो डायगोनल में वैल्यू है सिर्फ क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, डायगोनल के नीचे वाले पार्ट को जीरो करते हैं तो अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट को जीरो करते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। फिर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो भी आपका मैट्रिक्स में उसको क्या करना है, डिटरमिनेंट, फिर इस तरीके से सॉल्व करना। ओके, तो ये हो गया है आपका सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और आगे कुछ और भी है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, और भी जो टाइप्स ऑफ जो चीज़ें हम लोग सीखने वाले सब है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी के जो बचे हुए नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एडिशन देखते हैं, तो मैट्रिक्स में लेता हूँ A 1 2 0 1, B भी एक मैट्रिक्स लेता हूँ 3 4 1 4। ओके, हमको क्या करना, प्लस करना, A प्लस B करना दोनों मैट्रिक्स। ओके, क्या करना, मैट्रिक्स A एंड B दोनों को प्लस करना। तो देखिए जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, फर्स्ट दोनों का 1 + 3, सेकेंड 2 + 4, थर्ड वाला 0 + 1, फोर्थ वाला 1 + 4। अब इसको सॉल्व करो, A + B क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 3 और 1 4, यहाँ पे 1 6, ये 5। ये हो गया आपका एडिशन। क्या हो गया है, एडिशन। अब यहीं पे मैं करता हूँ, आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। एडिशन मतलब क्या होता है, देखिए जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले में ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले में ऐड होगा, थर्ड वाला थर्ड वाले में होगा, और फोर्थ वाला फोर्थ वाले में होगा। ओके, तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, A - B। तो ये देखिए, ये A में से B को माइनस करो ना, तो A वाला पार्ट देखिए यहाँ पे चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो दोनों। पहले आप A का है माइनस यहाँ पे B वाला पार्ट, तो यहाँ पे 1 2 0 1 3 4 1 4। अब माइनस करते हैं, 1 - 3 2 - 4 0 - 1 1 - 4। ओके, इसमें से इसको माइनस करना, जहाँ पे प्लस का साइन रखे थे सेम वहीं पे हम लोग माइनस का साइन रखेंगे। ओके, जैसे हमने प्लस किया था सेम उसी प्रकार उसी तरीके से हम लोग माइनस करेंगे। देखिए 1 में से 3 माइनस नहीं होगा, 3 में से 1 होगा तो कितना आएगा, 2, ग्रेटर इसके लिए माइनस का साइन। तो ये क्या होगा, देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, यानी क्या रहेगा, माइनस का 1। 4 में से 2 गया, 2 ग्रेटर तो माइनस का, 4 में से 1 गया, माइनस का 3। ये हो गया है आपका माइनस। इस तरीके से करना है। देखिए जब हम लोग एडिशन किए, सिमिलर उसी पैटर्न से हमको सब्ट्रैक्शन में करना है। ओके, ध्यान रखें, यहाँ एडिशन देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट वाले के साथ सेकंड थर्ड फोर्थ सिमिलर। फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस किया, सेकंड वाले में से सेकंड वाले को माइनस किया, थर्ड वाले में से थर्ड वाले को माइनस किया, फोर्थ वाले में से फोर्थ वाले को माइनस किया। इस तरीके से होता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सेम काम करना, चाहे तो 2/2 का कीजिए, चाहे तो वो 3/3 का कीजिए। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे।
पहला क्या है, स्केलार मल्टीपल। स्केलार मतलब क्या, तो कोई तो कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें कि इसके अंदर देखिए, जिसमें कि एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, बाहर 3 है, 4 5 2 1। ओके, दिख रहा है ये स्केलार है, जो बाहर है स्केलार, इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है। जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हो तो सभी में करना पड़ेगा, यहाँ 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 यहाँ, तो हो जाएगा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये हो गया है आपका स्केलार मल्टीप्लाई। एक और चीज़, तो मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4, केवल 3 बाई 3 करता हूँ, 5 6 8 7 9। देखिए बाहर क्या है, कोई तो कांस्टेंट है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो सिमिलरली इसके जैसे पूरे में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 के 2 के 5 के 3 के 4 के 6 के 8 के 7 के और 9 के। ओके, तो देखिए जो भी कांस्टेंट बाहर रहता है, स्केलार कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट होता है, जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, तो ये वैल्यू सभी अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वहां पे उसका मल्टीप्लाई होगा। देखिए ना, के का मल्टीप्लाई यहाँ 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 सभी जगह किए हैं, तो ये होता है स्केलार मल्टीपल। क्या होता है, स्केलार मल्टीपल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कोई तो एक मैट्रिक्स अपने हिसाब से, ए का मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 1 2 0 1, फिर बी एक और मैट्रिक्स लेता हूँ 0 1 3 4। ओके, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ए इंटू बी करूँगा, हाँ ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू 1 2 0 1 इंटू बी का वैल्यू क्या है 0 1 3 4। मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल याद रखना, मल्टीप्लाई करने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ओके, ये 11th वाले के लिए बेनिफिशियल वीडियो। हाँ देखिए दिख रहा है, यहाँ से हम लोग फर्स्ट वाले से, हाँ ए में से रो वाइज जाएंगे, बी में से हम लोग कॉलम वाइज जाएंगे। ए में से रो वाइज, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ए वाले में से हम लोग रो वाइज जाएंगे, बी वाले में से क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट वाले के साथ होगा, सेकंड वाले का मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले के साथ होगा। कैसे, देखिए दिख रहा है यहाँ पे हमारा रो क्या है, ये वाला रो है और ये वाला कॉलम है। ओके, तो देखिए ये 1 का मल्टीप्लाई पहले के साथ जाएगा, देखिए पहला फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाले के साथ, तो हो जाएगा 1 इंटू 0। ओके, फिर सेकंड आते हैं, सेकंड आएगा सेकंड वाले के पास, देखिए सेकंड आ रहा है सेकंड वाले के पास, तो हो जाएगा +2 इंटू 3। देखिए ना, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले का सेकंड। देखिए फर्स्ट में क्या था 1 था, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, सेकंड क्या था 2 था, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, यानी कि पहले वाले का पहले से मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले का दूसरे से। अब ये काम तो पहले से तो ना, अभी सिमिलरली यहाँ पे एक और रो है 3 और 4, तो सेम काम करेंगे, पहले वाले का इसमें पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले का इसमें भी दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए पहला पहले के साथ आएगा 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 4, यानी कि 2 इंटू 4। ओके, अब जैसा फर्स्ट रो का किया दोनों कॉलम के साथ, सिमिलरली सेकेंड रो का भी दोनों कॉलम के साथ करेंगे। देखिए 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो हो जाएगा 0 इंटू 0, फिर ये 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो हो जाएगा +1 इंटू 3। ओके, फिर वापस से आते हैं, यहाँ पे आ जाओ 0 इंटू 1 +1 इंटू 4। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं आगे, 0 इंटू क्या था 1 होता है, तो 0 +3 2 जा 6, फिर यहाँ पे जाएगा 1 +2 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे 0 प्लस का 3 1 जा 3, यहाँ पे जाएगा 0 प्लस का 4 1 जा 4। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, 6 8 और 1 9 3 4, ये है इसका आंसर ए इंटू बी का। इस तरीके से इंटू करना है, इंटू करना तो आपको ये आना चाहिए। ये तो 2 बाई 2 का जब 3 बाई 3 करेगा, हाँ 1 2 3, यहाँ पे भी रहेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 कॉलम से, यहाँ पे 3 रो, 1 2 3 1 2 3।
अब ध्यान से देखिए, हाँ 3 कॉलम 3 रो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला फर्स्ट रो उठाएंगे R1, इसका फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले का मल्टीप्लिकेशन होगा थर्ड वाले के साथ। पहला काम हो गया तो हमको ये मिलेगा। फिर यही तीनों का, हाँ यही तीनों का मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, तो सेकंड मिल जाएगा। फिर सेम, हाँ फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, ये तो हमको ये थर्ड वाला मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे फर्स्ट वाले का इनके साथ इनके साथ इनके साथ मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे सेकंड वाले का भी, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। फिर सेम फर्स्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फिर से सेम फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे के लिए भी देखो सेम लेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। ओके, मैं इसको कट करता हूँ, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड। फिर से देखिए फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, तो बस आपको सिंपल से याद रखना है, इधर से रो वाइज जाना है, इधर से कॉलम वाइज, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरे। ओके, पहला पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ऐसे सेम अगले कॉलम के लिए भी जाएंगे। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, क्या आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आया होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स सिंपल है। देखिए ए नहीं, हाँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, अब इससे क्या निकालना, हमको ट्रांसपोर्ट निकालना है, ए का ट्रांसपोर्ट। देखो ए के पावर में टी लिखो या तो ए के पावर में ऐसा सी लिखो तो भी उसका मतलब वही होता है, तो डैश लिखेंगे तो भी उसका मतलब वही होता है। ओके, तो ए का ट्रांसपोर्ट निकालना है, ये ज़्यादा ऊपर हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या था ना, आप तो रो को या तो कॉलम में चेंज करो या तो कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो जिसमें दिख रहा है आपको ये रो, में इसको कॉलम में चेंज करता हूँ, ये 1 2, ये भी देखो सेकंड रो, इसको भी कॉलम में चेंज करता हूँ 3 4। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। एक और ले लेते हैं हम लोग, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं क्या करता हूँ, b का ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ। देखिए मैं क्या करूँगा, ये रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा, 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 4 5 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 7 8 9। ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, रो को या तो आप कॉलम में चेंज करो या तो कॉलम को रो में चेंज करो। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज और देख लेते हैं, मैं इसका अगेन ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ। हाँ, ए का ट्रांसपोर्ट है ना, अब इसका एक और ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ इसका, तो क्या हो जाए, ध्यान से देखिए, ये हो जाए, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये देखिए फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला सेम दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 3 4। तो यहाँ पे कंडीशन आता है कि जो आपका ए है, ये क्या होगा, ए का ट्रांसपोर्ट और इसके ट्रांसपोर्ट के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक और हमने देखिए ये क्या किया, एक और ये क्या, दो कॉलम है, इसको हमने रो में चेंज कर दिया, वापस जब हम रो में चेंज करेंगे तो पहले वाले से सेम रहेगा ना। देखिए ना, ये दोनों पहले ये है, फिर मैंने इसको ऐसा किया, फिर इसको वापस ऐसा कर दिया, दोनों सेम हो रहा है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी है, पहले हमने इसको क्या किया, इस रो को कॉलम में चेंज किया, फिर कॉलम को वापस से रो में चेंज कर दिया, तो हमारा ये ए और ए का ट्रांसपोर्ट का डबल वर्ड ट्रांसपोर्ट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, और ये जो है ना, ये आपका ये ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट, ये भी सेम होते हैं। ओके, इसके लिए छोटा सा ए, रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहीं पे लिखता हूँ, ए का ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट और इसका ट्रांसपोर्ट, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा और मैं टॉपिक बताता हूँ आपको, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू ओके, ये किए हो गया सिमेट्रिक, हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होता है, जो ए है, अगर जो ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट आ गया तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिसमें कि हमने इसका हमने क्या निकाला, ट्रांसपोर्ट निकाला, ये दोनों सेम है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगर इसका ट्रांसपोर्ट निकालने को दोनों वैल्यू सेम आता है तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का उसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और दोनों सेम आता है तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट और यहाँ पे माइनस कॉमन रहेगा। हाँ,
कुछ इस तरीके से। देखिए ये अलग है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट रहेगा, लेकिन क्या रहेगा माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा। अगर दोनों सेम आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। देखिए ये भी सेम इसी के जैसा है, बट जिसमें कि यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल लेता हूँ ना मैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो आपको और समझेगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, देखिए ये मैं a इज इक्वल टू 1 1 1 1 ले लिया। अब इसका मैं ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 ही होगा, यानी कि a इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट आ रहा है, a इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोर्ट आ रहा है, दोनों सेम है ना, क्योंकि दोनों तो सेम ही आ रहा है, तो ये हमारा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये और ये मैट्रिक्स क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। ओके, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या रहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि सपोज मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, इसमें चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ और एक यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, हाँ इसको चेंज करता हूँ मैं, हाँ इसको मैं चेंज करता हूँ। तो ये हमारा रो है, इसको कॉलम बना दूंगा तो 1 -1 हो जाएगा। ओके, और इसको भी चेंज करता हूँ तो -1 1 हो जाएगा। ओके, ये हो गया है। अब यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस, ये +1 हो जाएगा और ये भी +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब देखिए दोनों सेम आ रहा है, क्या माइनस कॉमन लेने पे ये a और माइनस a का ट्रांसफर दोनों सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। हाँ ये याद रखना है, a का ट्रांसपोर्ट निकाल लिया, दोनों सेम आता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर माइनस को कॉमन लेते फिर सेम आता है तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, तो यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा बेसिक्स खत्म। ये था 11th का पूरा बेसिक्स। ओके, हमने पूरे मैट्रिक्स देख लिया, मैट्रिक्स क्या होता है उसके टाइप्स देख लिए हैं और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देख लिए हैं। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इनवर्स फाइंड करने। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आए। दोस्तों अब देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये मेन टॉपिक है हमारा, जो हमने 12th में सीखना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग a के पावर में -1 लिख सकते हैं। ओके, और एक चीज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालेंगे और वो नॉट इक्वल टू 0 का रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, देन हम लोग बोलेंगे कि a इनवर्स इज एग्जिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं लेता हूँ 1 2 3 4 ले लिया मैंने, 4 1 जा 4, 3 2 जा -6, यहाँ पे देखिए -2 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू क्या है 0 के, देन हम लोग लिखेंगे a इनवर्स इज एग्जिस्ट। 0 आ गया तो हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, 0 आ गया तो हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनवर्स फाइंड करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है एडजॉइंट मेथड, दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 मेथड है, पहला है एडजॉइंट मेथड, दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अभी एडजॉइंट मेथड में ना हमको सीखना रहता है माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। ओके, तो देखिए इसका डायरेक्ट हमको एडजॉइंट लिखना, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट, 3 तरीके तो एक ही है, हम ना एक ही क्वेश्चन में एडजॉइंट में तीनों कर लेंगे। तो देखिए जिसमें कि मैं निकालता हूं एडजॉइंट, क्या निकालता हूं एडजॉइंट, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है aij इज इक्वल टू -1 के पावर में, हाँ -1 के पावर में i प्लस j इंटू mij। ये है आपका ये एडजॉइंट निकालने का, हाँ सॉरी एडजॉइंट यहाँ, ये कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है, क्या है कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है, और जो ये mij है ना, ये यही होता है आपका माइनर, क्या होता है आपका माइनर। तो माइनर निकालने का फॉर्मूला कैसे, जिसमें कि यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट में है 1 2 3 4 है, हाँ तो हम पहले समझ लो कि a11 के लिए ले रहे हैं, तो ये देखिए ये a11 ये रहता है, इसके सामने से हम छोड़ दे बच गया ना, ये होता है आपका mij।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू। तो एम आई जे के फॉर्मूला यहाँ पे चाहिए तो लिख देते हैं हम लोग। ये होता है आपका एम आई जे माइनर एंड, ये माइनर यहाँ आई जे का माइनर। ये अभी नहीं है, जब आप एग्जाम्पल करो तो आपको ये और अच्छे समझेगा। अभी डायरेक्ट आपको नहीं समझे कि मतलब ये होता क्या है। बस आप एक पैटर्न समझ के ले लो कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे फाइंड करना। जब मैं कराऊँ तो और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ से हम लोग सपोज में कुछ वैल्यू आ गया हमारा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा तो हमारा आएगा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। हाँ, मैट्रिक्स ए ले लेता मैं। तो सब यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गया है, 1 2 3 4 आ गया। हाँ, ये हमारा को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो क्या करना है, इसको रो के कॉलम में चेंज कर दो। क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो ये 1 3 इधर है तो 1 3 हो जाएगा, 2 और 4 हो गया। ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, एडजॉइंट हो गया। क्या हो गया हमारा, एडजॉइंट हो गया। क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया। अभी एडजॉइंट होने के बाद हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना ना। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये है इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट मेथड से। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने यहाँ से निकाल लिया और एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ से निकाला। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमको इनवर्स। देखिए तो इसको फाइंड करने का सबसे अच्छा ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करना, बहुत इजी है और सही है, इजी है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा, को फैक्टर मिल जाएगा। को फैक्टर को हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, एडजॉइंट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एडजॉइंट के लिए हो जाएगा और यहाँ से हमने ऑलरेडी डिटरमिनेंट ऑफ है हम लोग पहले निकाल के रखेंगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये होता है हमारा एडजॉइंट मेथड। जब सम्स करेंगे तो और अच्छे समझेगा आपको। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो आता है, एक तो होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो होता है कॉलम। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसीडर करते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ए डिटरमिनेंट ए फाइंड करना, चेक करना कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपका मेन काम है, चाहे तो रो से निकालो चाहे तो कॉलम से निकालो या तो एडजॉइंट मेथड से। सबसे पहला काम रहेगा आपको डिटरमिनेंट ए फाइंड करना और वो नॉट इक्वल टू 0 है, तब जाके हम लोग आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे पहला काम ये हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे कंसीडर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। यहाँ पे भी सेम ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये तो आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा और ये आई हम लोग खुद से सपोज करेंगे। आई मीन्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ये हो सकता है आई इज इक्वल टू 1 0 0 1। एक तो ये हो गया, एक तो 3 by 3 का ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हम लोग क्या करेंगे, रो 1 के लिए रो 1 प्लस रो 2 कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर से, ऐसा R2। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से, कुछ भी। आप इसमें 2 रो को प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, ये यहाँ पे भी सेम काम करना है, बट यहाँ पे रो के मेथड से करना, यहाँ पे किससे करना, कॉलम से। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस का C2, C2 के लिए C2 माइनस C3, लाइक दैट, इस तरीके से करना है। और इनवर्स लाने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जिसमें मेरा मैट्रिक्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब मुझे इनवर्स लाना है, यानी इसको इस फॉर्म में लाना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो क्या करना पड़ेगा मालूम है, सबसे पहला काम क्या करना आपको, यहाँ पे 1 लाना है। सबसे पहला काम, वेरी फर्स्ट क्या करना आपको, यहाँ पे 1 लाना है। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसके हेल्प से, हाँ इसके हेल्प से इसको और इसको क्या करना, 0 करना है। ये है रो वाले मेथड में बता रहा हूँ। रो वाले मेथड के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले 1 लाना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। देखो हम लोग रो वाइज जा रहे हैं ना, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। अब 1 लाने के लिए आप तो क्या करते हो, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज मतलब क्या होता है, R1 इंटरचेंज R2, इसका वैल्यू यहाँ पे चले जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे चले जाएगा।
R1 कर सकते हो, R2 कर सकते हो, R3, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे इसको या तो 1 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, पहला काम हो गया, यहाँ पे 1 करना है, इसके हेल्प से दोनों को 0 करना है। फिर सेकंड काम क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है बीच में, इसको 1 करना है, इसके हेल्प से इसको, एंड इसके हेल्प से इसको 0 करना है। इसको 1 करना है बीच वाले को, इसको, और इसको इसके हेल्प से 0 करना है। सेम प्लस माइनस जो करना है करो। फिर लास्ट में आता है यहाँ पे 1 करना है, इसके हेल्प से बाकी को क्या करना है, 0 करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे 1 करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है हर एक टाइम, क्योंकि अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हो ना तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा, ये याद रखना। यहाँ पे 1 करने के लिए क्या करना है आपको, सेम नंबर से डिवाइड कर दो, आपका 1 आ जाएगा। ये सबसे सिंपल मेथड है। सिमिलरली इसके लिए भी है, सिमिलरली कॉलम के लिए भी है। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ कॉलम के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 9 10। सेम काम देखो, यहाँ पे 1 करना है, इसके हेल्प से क्या करना है, इसको 0 करना है, इसको एंड इसको 0 करना है। देखिए जब हम लोग रो वाइज जा रहे थे तो नीचे 0 कर रहे थे, कॉलम वाइज जा रहे तो सामने सामने 0 करेंगे। फिर इसको 1 करना है, इसके हेल्प से इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। फिर इसको 1 करना है, इसके हेल्प से इसको 0 करना है। ये है आपका कॉलम मेथड, ये है आपका रो मेथड इनवर्स फाइंड करने का। क्योंकि हमको इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। फिर यहाँ पे 1 करना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है। फिर यहाँ पे 1 करना है, इसके हेल्प से उन दोनों को 0 करना है। ओके, ये है आपका रो और कॉलम मेथड, इस तरीके से करना है। मेन काम आपका है ये है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बोर्ड में फिक्स आता है 3 मार्क के लिए, फिक्स है एकदम। देख लीजिए एडजॉइंट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे कोफैक्टर का, ए आई जे इक्वल टू -1 के पावर में आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये आपका माइनर है, ये आपका माइनर है, ये याद रखना। आप चाहे तो ये माइनर पहले निकाल सकते हो, ये माइनर पहले निकाल सकते हो, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो यहीं पे डायरेक्ट साथ में निकाल सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। फिर यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, ये मैंने मान लिया है। अब इसके रो को कॉलम में चेंज कर दो तो मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे तो हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम होता है, यहाँ पे 2 टाइप है, रो एंड कॉलम है। दोनों में देखो पहला काम क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, चेक कर लेना है। उसके बाद देखो हमने कंसीडर करना ए इंटू ए इनवर्स ऑफ आई इज इक्वल टू आई, यहाँ पे भी ए इंटू ए इनवर्स ऑफ आई, चाहे तो रो से सॉल्व करो चाहे तो कॉलम से। ओके, रो से सॉल्व करना सिर्फ रो वाले एक्शन को परफॉर्म करना है, कॉलम वाले में सिर्फ कॉलम वाले एक्शन को परफॉर्म करना है। और किस तरीके से करना है यहाँ पे देख लीजिए, और जब मैं आपको क्वेश्चन कहूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दोस्तों अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है आपका लास्ट एक्सरसाइज। ओके, लास्ट एक्सरसाइज कौन सा है देख लेते हैं, हमारा 2.3 है। क्या है 2.3, जो हमने इसके पहले देखे ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपका 2.2 में आता है। ओके, और ये है आपका 2.3, क्या है 2.3, और ये क्या आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में 2 मेथड है, एक तो इन्वर्जन, दूसरा मेथड है रिडक्शन। क्या है, एक तो इन्वर्जन है, दूसरा है रिडक्शन। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हम लोग इन्वर्जन मेथड देख रहे हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए मैट्रिक्स को अलग कर लेते हैं। यहाँ से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हो गया। अब यहीं पे हमको क्या निकलेगा, यहाँ पे x y z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा हमारा d1 d2 d3, ये हो गया। और ये हमारा किस फॉर्म में है, ये है हमारा ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। ओके, वेयर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेयर ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू। ये हमने क्या किया है, ये आ गया है।
अब यहाँ पे क्या करना हमको, प्री मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो करो, तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब क्या करना, ए को साथ में लेता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए एक्स को बाहर ले इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो ये ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है हमारा, आई हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिखो या ना लिखो कुछ मतलब नहीं होता, तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो आपको ए इनवर्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, फिर जो बी है ना बी, ये बी को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। ए इनवर्स का देखिए ना, ए इनवर्स अब ये दिया ना, ये इसका इनवर्स निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया है आपका कौन सा मेथड है, इन्वर्जन मेथड है। कौन सा मेथड है, इन्वर्जन। ध्यान से क्या, यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस दे रही हैं। हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था साइमल्टेनियसली तो क्रैमर्स के रूल से, बट यहाँ पे उन्हीं इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना किससे, इन्वर्जन और रिडक्शन मेथड से। ओके, तो इन्वर्जन मेथड में क्या करना है, तीनों इक्वेशन दिया है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका ए का वैल्यू, ये एक्स वाई जेड एक्स का वैल्यू हो गया, और ये d1 d2 d3 ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहेंगे, आपका बी का वैल्यू होगा। ओके, हमने उसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब इसमें क्या करना, प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ पे ए इनवर्स को मल्टीप्लाई इसको सॉल्व किया तो हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का इनवर्स निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी तो ऑलरेडी यहाँ पे रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखिए x का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये भी ले लेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x और z का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली यही इक्वेशन यहाँ भी रहेंगे, सेम यहाँ पे क्या रहेगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी रहेंगे। बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ए का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डायरेक्ट यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x y z, डायरेक्ट d1 d2 d3, ये डायरेक्ट रखेंगे। ओके, अब क्या करना मालूम है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रिडक्शन मेथड बोलना यानी कि रिड्यूस करना। तो ट्राई करो, एक यहाँ पे इसको 0 कर दो और ये दोनों को 0 कर दो, 3 को 0 करना है। हाँ देखो, पहले वाले में तीनों छोड़ दो, सेकंड वाले में से किसी एक को 0 कर दो, सेकंड वाले में किसी का, इसको करो इसको करो इसको करो, किसी भी एक को 0 कर दो, थर्ड वाले में से किसी 2 को 0 कर दो। ओके, ये याद रखना है। थर्ड वाले में से 3 है ना, 3 में से किसी 2 को 0 करो, सेकंड वाले में से किसी एक को। आप चाहो तो यहाँ पे भी किसी 2 को कर सकते हो, यहाँ पे किसी एक को कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये करने के बाद इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपका कुछ ऐसा आएगा, देखिए सपोज कि मैं मान लेता हूँ कि हमारा a1 b1 c1 ये 0 हो गया हमारा, 0 b2 c2 ये दोनों भी 0 हो गया, 0 0 c3। ये हमारा क्या गया, हमारा पे x y z, d1 d2 d3। अब क्या जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो जाएगा a1x प्लस b1 y प्लस c1 z। फिर देखिए ये 0 जाएगा, छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b2 y प्लस c2 z। अब देखिए ये दोनों, ये भी 0 ये भी 0, ये बचेगा c3 z। ये हमारा इधर का बच गया है। अब इधर वाला क्या है, d1 d2 d3। ओके, अब क्या करना, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी करता हूँ मैं, हाँ इक्वालिटी करता हूँ तो क्या जाए, ध्यान देखिए, इसके इक्वल टू में ये हो जाएगा a1x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1, दूसरा b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2, तीसरा c3 z इज इक्वल टू d3। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से z इज इक्वल टू d3 अपॉन में c3, इसको सॉल्व करें, यहाँ पे z का वैल्यू मिल गया। ये z का वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा, ये z का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा, y और z का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। ये है, तो रिडक्शन मेथड तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है हमारा कौन सा, इन्वर्जन मेथड। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना इन्वर्जन मेथड 3/3 का बहुत कम पूछते हैं। अगर पूछा ना तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट इन्वर्स निकाला है, डायरेक्ट, वो मैं आपको बताऊंगा मेथड, एकदम डायरेक्ट। आप उसको ना यूज कर सकते हो IIT में JEE के एग्जाम देने के लिए, ओके, और ये तो MSc CET का एग्जाम देने के लिए आप उसको वहाँ पे यूज कर सकते हो। जब मैं पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगा।
कि कैसे ए इनवर्स फाइंड करना, कैसे एडजॉइंट फाइंड करना इजी में, कम से कम समय में। तो एप्लीकेशन में क्या है, पहला तो इन्वर्जन मेथड है, दूसरा रिडक्शन मेथड। इन्वर्जन मेथड देखो इस तरीके से करना है, रिडक्शन मेथड इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म। 2.1 में हमको सिर्फ ना कुछ ऑपरेशंस फॉलो करना है, कॉलम को 2 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या तो मल्टीप्लाई भी करने के लिए बोल सकता है, या तो C3 C2 को ऐड करो, C4 में 2 से R2 में 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। और 3.2 में क्या है, हमको इनवर्स फाइंड करना है, विद रो से पूछ सकता है, कॉलम से पूछ सकता है, एडजॉइंट से पूछ सकता है। और 2.3 में क्या है, हमारा एप्लीकेशन है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पैटर्न है। तो देखिए आज हमने क्या किया है, हमने जो भी आपके जो मैट्रिक्स चैप्टर में फॉर्मूले बेसिक्स लगने वाले बेसिक्स हमने देख लिया, और उसके जो सिनॉप्सिस है चैप्टर के, पहले एक्सरसाइज में क्या है, दूसरे एक्सरसाइज में क्या है, तीसरे एक्सरसाइज में क्या है, और उनको किस तरीके से सॉल्व करना वो भी हमने देख लिया है। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और देखते रहे हमारा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।